अभी कुछ मंथ पहले हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें कि कुछ छात्रों के द्वारा कुछ स्टूडेंट ने रिट पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि एटलीस्ट यूपीएससी को ये कहा जा सके कि वह प्रीलिम्स के मार्क्स जल्दी दे दे, ताकि ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि उनसे कहाँ मिस्टेक हुई है वह उस चीज़ को सुधार कर पाए। अभी यूपीएससी करता क्या है कि जब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू मतलब कंप्लीट जो इंटायर प्रोसेस है वह हो जाती है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, पूरा सेशन ईयर आपका खत्म हो गया, उसके बाद प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वह यूपीएससी जारी करती है। तो अब उसमें सुधार कोई करे भी तो क्या करे। तो बेसिकली यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, उसकी फेयरनेस को लेकर एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वह लगातार उठ रहा था। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि उस रिट पिटीशन के बाद पार्लियामेंट्री जो पैनल है वो गठित किया गया था, एक संसदीय समिति जो है वह बनाई गई थी कार्मिक और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत, ताकि ये डिस्कस किया जा सके और इस जो भी यूपीएससी को आंसर की जारी करने में और कट ऑफ और सारी रिजल्ट जारी करने में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अपना कंसर्न्स भी बता पाए। तो इसके लिए बच्चों जो पार्लियामेंट्री पैनल बना हुआ था इसने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी और इसने ये कहा कि यूपीएससी को मार्क्स देने चाहिए, है ना, प्रीलिम्स के बाद ही जो आंसर की है ना, ये जारी कर देनी चाहिए। और साथ में एक बात और कही, एक कमेटी का इसमें नाम लिया गया था जो कि है बासवान कमेटी, और इसमें ये कहा कि एटलीस्ट एक क्लियर टाइमलाइन तो आप रखिए कि कब बासवान कमेटी की जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस हैं जो कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म को लेकर थी, आप उसको कब से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये दो बातें हुई, अब हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कि बेसिकली पूरा इंटायर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के बाद अगर आंसर की यूपीएससी दे रहा है तो बच्चों को, अगर बच्चों के अंदर ये पोटेंशियल है भी कि वह कुछ चीज़ों को कवर कर सके, कुछ अपने में सुधार कर सके, वो चीज़ हो नहीं पाती, वह ठीक से खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या कहा कि बेसिकली अगर ये डिले हो रहा है ना, तो ये क्या है कि जो भी पोटेंशियल एरर है या फिर जो भी नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको एडवांसमेंट मिल सकती है वो स्टूडेंट को नहीं मिलता, और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का एक लैक इसको कहा गया कि एक बहुत ही डेफिनेटली एक कंसर्न है। ठीक है, तो अभी ये कमेटी ने क्या कहा कि बेसिकली डिपार्टमेंट इस बात को क्लियर करेगा कि जो बासवान कमेटी है, बासवान याद रखना, पासवान कमेटी नहीं बोली, मैं बासवान कमेटी की बात कर रही हूँ जो कि सिविल सेवा में रिफॉर्म के लिए बनी थी। सीसेट का जब इतना आंदोलन हुआ था उसके बाद सरकार ने सिविल सेवा में रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पर देखो बच्चे कि यहाँ पे बासवान कमेटी में ये भी कहा गया था कि जो भी प्रायोरिटाइज की इश्यूज हैं, जैसे कि आंसर की जारी करना, रिजल्ट जारी करना, या फिर सीसेट को अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना, तो इस तरह के जो भी इश्यूज हैं या फिर के इन सभी के पूरे एग्जाम के स्ट्रक्चर के लिए, की डिस्क्लोजर के लिए एक प्रॉपर जो डेडिकेटेड पैनल जो टीम है वो तैयार की जाए, जो कि बाकी कंसर्न्स को देखेगा कि किस तरीके से आपको का यूपीएससी जो आगे का काम है वह करे। ठीक है, ये बात इसमें कही गई। आइए बासवान समिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो 2015 में इसका गठन हुआ। 2014 में आप सभी जानते हैं कि जब सीसेट को लेकर इतना ज्यादा आंदोलन होता है, उसके बाद सरकार को भी इस चीज की आवश्यकता महसूस हुई कि अब हमें सिविल सेवाओं में कुछ सुधार करने चाहिए, और सीसेट पेपर 2 जो आपका प्रीलिम्स का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया था बाद में। तो यहाँ पर बच्चे जो बासवान समिति है, इनके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो 2016 में दी गई, और यहाँ पर कुछ बातें जो है इन्होंने कही, इन्होंने कुछ सिफारिशें की कि आखिर सिविल सेवा में सुधार के लिए क्या करना चाहिए। एक तो देखो ये बात इन्होंने कही कि जो कैडर और सर्विस का अलॉटमेंट होता है ना, कि आपको कौन सा कैडर मिला है, आपको कौन सी सर्विस मिली है, ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करें, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या अन्य जो भी ग्रुप ए बी की सर्विसेज है, कौन सी सर्विस आपको मिलेगी, इसका आधार यूपीएससी की रैंकिंग नहीं करेगी। आप देखते ना कि यूपीएससी का जो टॉपर है वो साल भर चर्चा में तो एटलीस्ट रहता ही है, तो यूपीएससी की जो रैंक है वो इस चीज को डिटरमाइन नहीं करेगी कि आपको क्या कैडर, क्या सर्विस मिलेगी, बल्कि ये डिटरमाइन करेगा कि आफ्टर लवासना जो आपका फाउंडेशन कोर्स है उसमें आपने क्या परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसके बाद आपकी रैंकिंग देखी जाएगी, और इसमें यह भी होगा कि लोग सिंसियर होके अपना जो आगे का कोर्स है वह कवर करेंगे और एक अच्छे लोक सेवक बनेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी बात इसमें यह कही कि उस वक्त जब ये रिपोर्ट आती है 2016 में, तब ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4000 मान लीजिए आईएएस ऑफिसर्स हैं, बट हमें जितने की जरूरत है वो 6000 है। तो इसमें यह कहा कि एटलीस्ट हर साल जो यूपीएससी आईएएस की जो पोस्ट निकालता है, एटलीस्ट इसमें 180 प्लस पर ईयर होना चाहिए, तब जाके हमारे यहाँ जो अधिकारियों की कमी है वह पूरी होगी। और यहाँ पर स्पेशली जो रिक्तियां होती है ना, कि जो एब्सेंस है कि नहीं इतने अधिकारियों की हमें आवश्यकता है बट हमारे पास उतने हैं नहीं, ये बात भी बासवान कमेटी के द्वारा उठाई गई थी। आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा
सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, और यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम आप तक डायरेक्टली जो भी गवर्नमेंट योजनाएं बना रही है उसको पहुंचाने के लिए सिविल सेवा ही बीच पे एक माध्यम है, एक तंत्र है। आगे देखिए, बासवान समिति ये भी कहती है कि देखो, आपको पता है कि जो मान लीजिए कोई एमपीपीएससी से सिलेक्ट हुआ, जो एसडीएम बना, अब वो जो एसडीएम है वो पूरा पावर लेते रहते और उसको आईएएस का जो पद है, प्रमोशन है, मिलते मिलते 8 से 10 साल लग जाते हैं, और यूपीएससी में डायरेक्ट आप आईएएस बन गए। तो यहाँ पर क्या है ना बच्चे, कि एक केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाता है अधिकारियों की पदोन्नति को लेके, कि नहीं यहाँ पर इनके प्रमोटेड अफसर जाएंगे या केंद्र सरकार अपना कोई आईएएस आईपीएस भेज रही है। तो यहाँ पर एक जो ये विवाद बना रहता है ना राज्य और केंद्र के बीच में पदोन्नत अधिकारियों को लेकर, इसको भी सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि यहाँ पर जो अधिकारियों की कमी है वह पूरी हो सके। एक बात इसमें और कही गई थी, आप सभी को पता है कि मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, जिसमें कि 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं 500 मार्क्स के। कहते भी है कि जीएस के 1000 नंबर और ऑप्शनल के 500 नंबर। ज्यादा जरूरी है कि आप ऑप्शनल के 500 में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना इस बात की है कि आप ऑप्शनल के जो 500 नंबर है ना उसमें से ज्यादा नंबर ले आए है ना, कंपैरेटिवली वो 1000 जीएस का नंबर। तो इसमें ये कहा कि देखो, अगर हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है वो समान लेवल पर कम्पिटिट कर सके, तो इसके लिए आप ऑप्शनल को हटा दें। और यही एक कारण है कि देखो, अगर मान लीजिए बासवान समिति की रिपोर्ट्स लागू हो गई, ऑप्शनल का हटना वैसे चल भी रहा है, काफी समय से आप सुनते रहते हैं कि सरकार कभी कभी कुछ नए शगुफे छेड़ देती है कि हाँ ऑप्शनल हटेगा या इस तरह की चीजें नई इंट्रोड्यूस होंगी। तो या फिर उम्र की अगर हम बात करें कि अभी आपको पता है कि मिनिमम एज आपकी 21 है, और फॉर जनरल के अकॉर्डिंगली हमें देखें मैक्स एज 32 है, फिर बाकी कैटेगरीज पर डिफर करता है कि कितनी एज का रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी मिनिमम मैक्सिमम एज यही है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया था कि हम अगर चाहते हैं कि और भी युवाओं का रिप्रेजेंटेशन इस सेवा में हो, तो हमें इस उम्र को कम करना चाहिए, या फिर अगर हम कहें कि मैक्सिमम जो एज है 32 उसको भी हमें कम करना चाहिए। तो ये सारा मामला था। अब बासवान समिति की जो रिपोर्ट है वह सिविल सेवा में कितनी संबंधित है और कितना सही सुधार लेकर आएंगी, इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने प्रॉपर तरीके से इसकी जो सारी मांगे हैं, सिफारिशें हैं, उन चीज़ों को रिकमेंड नहीं किया है। चलिए, तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, और मैं आपको बता दूं @मंजू PW UPSC वाला टेलीग्राम चैनल है, इस पे अपकमिंग मेरी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ सारी चीज़ें मिल जाती है। और ऐसे बच्चे जो कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी हाल ही में जो 24 मार्च है, यहाँ से हमारा जो प्रहार बैच है 2026 के बच्चों के लिए, हिंदी के लिए, वह स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग की 3 क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। आज भी यूट्यूब पे आपको एक क्लास फ्री मिलेगी, जो कि आदर्श सर पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं, वह बैच की क्लास है। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।